कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 10 प्रकरण 153-54 युद्ध भूमि पदाति अश्व रथ हस्ती आदि के काम। युद्ध भूमि पदाति अश्वारोही रथी तथा हस्त्यारोही आदियों को युद्ध तथा निवेश के लिए उपयुक्त भूमि मिलना आवश्यक है। जो लोग रेगिस्तान वन नदी या घाटी तथा स्थल पर युद्ध करते हैं, नीची जमीन या ऊंची जमीन या रात दिन में एक सदृश लड़ाई लड़ सकते हैं। नदी वाली पहाड़ी दलदल झील तथा पानी वाली जमीनों में युद्ध करना जानते हैं। हाथी घोड़े पर चढ़कर शत्रु पर आक्रमण करते हैं। उनके लिए युद्ध की भूमियां तथा समय पृथक पृथक होते हैं। रथ पर चढ़कर युद्ध करने वालों के लिए वही भूमि उपयुक्त है जो कि सम स्थिर एक सदृश गड्ढा रहित गाड़ी के पहियों तथा पशुओं के खुरों से मजबूत बनाई गई, धुरे को न अटकाने वाली, पेड़ झाड़ी खंबा खूंटा बल्मीक डंठल आदि से रहित, सूखी और बालू तथा कांटों से शून्य हो। हस्त्यारोही तथा अश्वारोहियों को युद्ध तथा खेमा गाड़ने के लिए सम तथा विषम भूमि चाहिए। घुड़सवारों के लिए वही भूमि उपयुक्त है जिसमें बेल पत्थर कांटे तथा गड्ढे ना हों और जिस पर कूदा फांदा जा सके। प्यादों के लिए वही भूमि उत्तम है जिसमें पत्थर ठूंठ पेड़ बेल बल्मीक आदि भरे पड़े हों। हस्त्यारोहियों के लिए वही भूमि उत्तम है जिसमें पहाड़ टीले नदियां छोटे मोटे पेड़ कांटे आदि से शून्य दलदल आदि हों। जो भूमि कांटे से रहित समान तथा विस्तृत हो वह प्यादों के लिए, जो इससे दुगनी विस्तृत कीचड़ पानी ठूंठ पत्थर बालू आदि से रहित हो वह घुड़सवारों के लिए, जो कीचड़ पानी नड़ा सरकंडा से परिपूर्ण हो तथा जिसमें गोखरू बड़े बड़े पेड़ों की शाखा आदि न हो वह हस्त्यारोहियों के लिए, और जो तालाब आदि से परिपूर्ण खेतों तथा गड्ढों से रहित हो तथा जिस पर रथ इधर उधर सुगमता से ही घुमाया जा सके वह रथियों के लिए बहुत ही उत्तम होती है। इस प्रकार युद्ध की भूमियों पर प्रकाश डाला जा चुका। संपूर्ण प्रकार की सेनाओं के युद्धों तथा निवेशों में यही नियम है। अश्व रथ हस्ती आदि के काम। युद्ध भूमि पर इकट्ठे ही रहना, आंधी पानी में लगाम पकड़े रहना, रसद तथा सामग्री की रक्षा या घात, सेना के नियंत्रण को शिथिल न होने देना, सेना की पंक्ति को लंबा करना तथा उसके पक्ष की रक्षा करना, सबसे पहले आक्रमण करना, शत्रु की सेना को तितर-बितर करना, कुचलना, पकड़ना, अपनी सेना को बचाना, मार्ग के अनुसार सेना को इधर उधर ले जाना, कोष तथा राजकुमार को इस स्थान तक पहुंचाना, शत्रु की सेना के पीछे जा पड़ना, भीरू या भागते हुओं का पीछा करना तथा एक स्थान पर संपूर्ण सेना को संगठित करना आदि अश्वारोहियों के काम हैं। आगे आगे चलना, सड़क बनाना, खेमा गाड़ना, पानी लाने के लिए रास्ता बनाना, सेना के पार्श्व को बचाना, खड़े होकर लड़ना, पानी को तैर कर पार करना, अप्रवेश्य स्थानों में घुसना, आग लगाना या बुझाना, चतुरंगिनी सेना के एक भाग को जीतना, तितर बितर हुई सेना को एकत्रित करना, संगठित सेना को तितर बितर करना, तकलीफ में बचाना, मारना, डराना, तंग करना, वीरता दिखाना, पकड़ना, छोड़ना, किले के दरवाजों या अटारियों बुर्जों को तोड़ना और खजाना आदि ले जाना हस्त्यारोहियों के काम हैं। अपनी सेना की रक्षा करना, चतुरंग बल को रोकना, लड़ाई पकड़ना तथा छोड़ना, तितर बितर हुई सेना को एकत्रित करना, संगठित सेना को तितर बितर करना, तंग करना, वीरता दिखाना और भयंकर आवाज करना रथारोहियों के काम हैं। सब प्रकार के देश तथा काल के अनुसार हथियार पहुंचाना तथा लड़ना प्यादों के काम हैं। शिविर अर्थात लड़ाई के लिए खेमे आदि जहां गाड़े गए हों, सड़क मकान कुआं घाट आदि का संशोधन करना, हथियार कवच उपकरण घास आदि पहुंचाना, घायलों को मैं उनके हथियार कवच आदि के साथ उठा ले जाना आदि मेहनती मजदूरों के काम हैं। यदि राजा के पास घोड़ों की संख्या कम हो तो वह बैलों तथा घोड़ों से, और यदि हाथी कम हो
तो वह गड्ढों, ऊंटों तथा गाड़ियों से उनकी कमी को पूरा करे। प्रकरण 155 से 157। व्यूह विभाग, बल विभाग तथा चतुरंग सेना द्वारा युद्ध। दुर्ग से 500 धनुष दूर पर युद्ध किया जाए, या भूमि के अनुसार सेनापति तथा नायक इतनी दूर पर व्यूह बनाएं जो कि आंखों से दिखाई ना दे। व्यूह में 1 शम के अंतर पर प्यादे, 3 शम के अंतर पर घुड़सवार, 5 शम के अंतर पर रथ, 10 या 15 शम के अंतर पर हाथी खड़े किए जाएं, या उनको इस ढंग पर खड़ा करें जिससे युद्ध करने में सुगमता हो। 5 अरत्नी का एक धनुष होता है। धनुष की दूरी पर ही धनुषधारी, 3 धनुष पर घुड़सवार, 5 धनुष पर रथी और हाथी रखे जाएं। पक्ष अर्थात सेना के बगल में लड़ने वाले, कक्ष अर्थात सेना के अवांतर में लड़ने वाले तथा उरस्व अर्थात सेना के सामने लड़ने वाले में 5 धनुष का अंतर होना चाहिए। घुड़सवार 5 पुरुषों से, हस्त्यारोही तथा रथी 15 पुरुषों से और 3 प्यादे 1 घुड़सवार से लड़ सकते हैं। 3-3 रथों को उरस्व पक्ष तथा कक्ष में रखा जाए। इस प्रकार कुल संख्या 45 होती है। समव्यूह में 225 घुड़सवार, 375 प्यादे तथा इतने ही घोड़े, रथ, हाथी के पाद गोप पैरों की रक्षा करने वाले होते हैं। इनमें 2-2 रथ के हिसाब से 21 रथ तक बढ़ाने पर 10 प्रकार के विषम व्यूह बनते हैं। जो सैनिक व्यूह में ना आ सकें उनका एक पृथक मंडल बना दिया जाए। सेना के मुख्य भाग में रथों का 2/3 होना चाहिए। इससे अधिक जो रथ हों उनको उरस्व बना दिया जाए। व्यूह में काम आए हुए रथों को 1/3 मंडल में रखना चाहिए। हाथी तथा घुड़सवारों के संबंध में भी यही नियम है। युद्ध की आवश्यकता से अधिक यदि हाथी, घोड़े, रथ हों तो उनको मंडल में छोड़ देना चाहिए। सेना की अधिकता को ही आवाप या मंडल कहते हैं। इसी प्रकार सेना के एक भाग की अधिकता को अनवाप तथा राजविद्रोहियों की अधिकता को अत्यावाप के नाम से पुकारा जाता है। परवाप तथा प्रत्यावाप से जो सेना 3 या 4 गुना से 8 गुना तक अधिक हो उसको आवाप मंडल बना देना चाहिए। रथ व्यूह के सदृश हस्ती व्यूह बनता है। जिस व्यूह में हाथी, घोड़े तथा रथ मिश्रित हों उसको व्यामिश्र व्यूह कहते हैं। जिस व्यामिश्र व्यूह में के अंत में चक्रान्न, हाथी, इधर उधर घोड़े, मुख्य भाग में रथ, उरस्व में हाथी तथा रथ और कक्ष तथा पक्ष में घोड़े हों उसको मध्य बेही और इसके विपरीत को अन्नभेदी कहते हैं। शुद्ध व्यूह में सान्नाह्य अर्थात आक्रमण करने वाले हाथियों का उरस्व, अपवाह अर्थात तेज भागने वाले हाथियों का मध्य और काल हाथियों का पक्ष तथा अश्वव्यूह में कवचधारी घोड़ों का उरस्व और साधारण घोड़ों का कक्ष तथा पक्ष बनाया जाता है। पत्ती व्यूह अर्थात प्यादों का व्यूह, इसमें आगे कवचधारी और पीछे धनुर्धारी होते हैं। जिस व्यूह में पक्ष में पदाती, पार्श्व में हाथी, पृष्ठ में रथ और अग्र में शत्रु के व्यूह के अनुसार व्यूह बना हो उसको दयंग बल विभाग कहते हैं। त्रयंग बल विभाग भी इसी प्रकार बनाया जाता है। हाथी तथा घोड़ों की सेना में भी वही उत्तम है जिसमें सैनिक शक्ति संपन्न तथा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हों। प्यादे, रथी तथा हस्त्यारोहियों में भी वही अच्छा माना जाता है जिसमें कुल, जाति, वीरता, उम्र, शक्ति, वेग, तेज, चातुर्य, धैर्य, उत्साह, कर्मण्यता आदि गुण विशेष रूप से मौजूद हों। उत्तम सेना का 1/3 उरस्य, 2/3 पक्ष तथा कक्ष, मध्यम सेना का दोनों भाग में अनुलोम अनुसार तथा प्रतिलोम और निकृष्ट सेना का प्रतिलोम होना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण सेना का उपयोग करना चाहिए। यदि निकृष्ट सेना अंत में लगाई जाए तो शत्रु का प्रबल आक्रमण होने पर पीछे हटना पड़ता है। इसीलिए उत्तम सेना को अग्रभाग में रखकर कोटियों में अनुसार को रखना चाहिए। इसी प्रकार जघन में तृतीय सार और मध्य में फल्गु बल अर्थात तुच्छ सेना को स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने पर शत्रु का प्रहार सहना सुगम हो जाता है। व्यूह बनाने के बाद यक्ष,
कक्ष तथा उरस्य में से 1 या 2 से आक्रमण करें और शेष भागों से प्रहार या शत्रु के आक्रमण को रोकें। यदि शत्रु की सेना दुर्बल तथा हाथी घोड़े की सेना से रहित हो और अमात्यों तथा राज्यद्रोहियों का कुचक्र उसमें प्रबल हो, तो उस पर प्रबल सेना के साथ आक्रमण करना चाहिए। अपनी सेना का जो अंग कमजोर हो उसको अच्छी तरह से पुष्ट कर लेना चाहिए। अपने पास सेना उसी ओर रखें जिस ओर शत्रु से नुकसान पहुंचने की संभावना तथा खतरा हो। अभिसृत, परिसृत, अनिसृत, अपसृत, उन्मथी, अवधान, बलि, गोमूत्रिका मंडल, प्रकीर्णिका, व्यावृत्त पृष्ठ, अनुवंश, अग्रभग्न रक्षा, पार्श्वभग्न रक्षा, पृष्ठभग्न रक्षा, भग्नानुपात आदि घुड़सवारों की लड़ाई के नाम हैं। प्रकीर्णिका को छोड़कर अन्य सब तरीके व्यस्त अर्थात तितर बितर हुई सेना तथा समस्त अर्थात संगठित सेना चतुरंग सेना को नष्ट करने के लिए उपयुक्त हैं। पक्ष, कक्ष तथा उरस्य के संबंध में अवस्कंदन, प्रभंजन तथा सौप्तिक आदि हाथी की सेना के लड़ने के तरीके हैं। उन्मथी तथा अवधान को छोड़कर अन्य सब युद्ध रथी करता है। अपनी युद्ध भूमि में अभियान, अपयान, स्थित आदि युद्ध करने में रथी सेना की जरूरत पड़ती है। प्यादों की विशेषता यह है कि वह सब प्रकार के देश तथा काल में प्रहार कर सकता है और छिपकर शत्रु की सेना का घात कर सकता है। सेना के चारों अंगों की दशा के अनुसार ही व्यूह, ओज तथा युग्म बनाया जाता है। 200 धनुष तक आगे बढ़ने पर सेना का व्यूह नहीं बिगड़ता, इसीलिए राजा को चाहिए कि 200 धनुष की दूरी पर ही युद्ध करे और व्यूह बिगड़ने पर युद्ध से हट जाए। प्रकरण 158-159 दंड, भाग, मंडल तथा असंहत संबंधी व्यूह और प्रतिव्यूह का स्थापन। औशनस के अनुसार पक्ष, उरस्य तथा प्रतिग्रह और बार्हस्पत्य के अनुसार पक्ष, कक्ष, उरस्य तथा प्रतिग्रह आदि व्यूह के भेद हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि पक्ष, कक्ष तथा उरस्य एक तरीके से दोषों के ही भेद हैं। दंड, भोग, मंडल तथा असंहत व्यूहों के मुख्य भेद हैं। दंड, सेना के सीधे खड़े रहने का नाम दंड है। भोग, सैनिकों का एक दूसरे के पीछे पंक्ति में खड़े करने का नाम भोग है। मंडल, सैनिकों को इस ढंग पर खड़े करना कि वह चारों ओर से ध्यान दे सके, मंडल कहलाता है। असंहत, छोटे छोटे समूहों में सेना के पृथक पृथक खड़े करने को असंहत कहते हैं। दंड व्यूह, पक्ष, कक्ष तथा उरस्य के समान होने का नाम भी दंड है। वही प्रदर कहाने लगता है जबकि कक्ष आगे की ओर बढ़े हों। इसी प्रकार वह पक्ष तथा कक्ष के पीछे हटने पर दृढ़क, दोनों पक्षों के फैल जाने पर असह्य, पक्ष कक्ष को स्थिर रखकर उरस्य से आगे बढ़ने पर शेन, इससे विपरीत चाप, चापकुक्षी, प्रतिष्ठ तथा सुप्रतिष्ठ नाम से पुकारा जाता है। चाप पक्ष का ही दूसरा नाम संजय है। यदि वह उरस्य से आगे बढ़ जाए तो विजय, उसका कर्ण तथा पक्ष स्थूल हो जाए तो स्थूल कर्ण, उसका पक्ष तथा स्थूल दुगना हो जाए तो विशाल विजय, और यदि वह पक्ष से आगे बढ़ जाए तो चमू मुख, और यदि उसकी दशा इससे उल्टी हो तो रुषास्य कहा जाता है। सेना को पंक्तिवार एक दूसरे के पीछे खड़ना सूची, 2-2 पंक्ति में खड़ा करना वल्लभ, और 4-4 पंक्ति में खड़ा करना दुर्जय कहता है। दंड व्यूह के यही मुख्य भेद हैं। भोग व्यूह, यदि पंक्ति, पक्ष, कक्ष तथा उरस्य से विषम हो तो सर्पसारी या गोमूत्रिका, यदि उरस्य में 2-2 पंक्ति हों तो पक्ष स्थिर, इससे विपरीत दशा हो तो मकर, और यदि शकट व्यूह में हाथी, घोड़े तथा रथ हों तो उसको पारिपंतनंग कहते हैं। भोग व्यूह के मुख्य यही भेद हैं। मंडल व्यूह, पक्ष, कक्ष तथा उरस्य को इस ढंग पर गोल खड़ा करना कि उनका आपस का भेद नष्ट हो जाए। सवर्ती भद्र, सवर्ती, मुख्य अष्टानीक तथा दुर्जय कहता है।
मंडल व्यूह के यही मुख्य भेद हैं। असंगत व्यूह पक्ष, कक्ष तथा उरस्य को तितर बितर कर खड़े करने से असंगत व्यूह बनता है। यदि सेना के 5 भाग असंगत हों तो वज्र, 4 भाग असंगत हों तो उद्यानक तथा काकपदी और आधे चांद की तरह 3 भाग असंगत हों तो कर्काटक श्रृंगी नाम से पुकारा जाता है। असंगत व्यूह के यही मुख्य भेद हैं। यदि रथ उरस्य में, हाथी कक्ष में, घोड़े पृष्ठभाग में हों तो उसको अरिष्ट। यदि प्यादे, घोड़े, रथ तथा हाथी एक दूसरे के पीछे हों तो उसको अचल, और यदि हाथी, घोड़ा, रथ तथा प्यादे एक दूसरे के पीछे हों तो उसको अप्रतिहत व्यूह कहते हैं। इनमें प्रदर को दृढ़क से, दृढ़क को असह्य से, श्येन को चाप से, प्रतिष्ठ को सुप्रतिष्ठ से, संजय को विजय से, स्थूल कर्ण को विशाल विजय से, पारिपतंतक को सर्वतोभद्र और अन्य संपूर्ण व्यूहों को दुर्जय से तोड़ा जाए। प्यादे, घोड़े, रथों तथा हाथियों में अगला पहले को और अधिकांग हीनांग को नष्ट करे। 10 अंग के मालिक को पदिक, 10 पदिक के मालिक को सेनापति और 10 सेनापतियों के मालिक को नायक नाम से पुकारा जाता है। वही तुरही, शंख, ध्वजा, पताका आदिकों से व्यूह में संगठित सैनिकों को इशारा देकर चलाए। सैनिकों को भिन्न भिन्न अंगों में संगठित करने के बाद स्थान, गमन, लौटना, आक्रमण, व्यूह आदियों से देश काल के अनुसार ही सफलता प्राप्त होती है। सैन्य, गुप्त घातक तरीके, साथ रहने मारने वाले तीक्ष्ण, जादूगरी, देव संयोग, बैलगाड़ी, हाथी के गहने, राज्यद्रोहियों का विद्रोह, गौवों का झुंड, छावनी में आग लगाना, सेना के मध्य तथा पार्श्व भाग का नष्ट करना, धूत भेषधारी गुप्तचरों के द्वारा पैदा किए गए झगड़े, किले में आग लगाना, किले को छीन लेना, संबंधियों के समुत्थान तथा गदर, जांगलिकों की दुश्मनी आदि तरीकों से शत्रु को परेशान किया जाए। धनुषधारियों के द्वारा फेंका गया बाण कभी एक आदमी को मारता है और कभी नहीं भी मारता है, परंतु राजनीतिज्ञ की बुद्धि गर्भ के अंदर रहने वालों तक को नष्ट कर देती है। हर हर महादेव।